दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 24। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध से संबंधित है और ये विशेषकर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे। ऑप्शन देखिए 6, 5, 3 और 4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 5 सदस्य। दोस्तों आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में 5 देश थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। और अगर आप इस संगठन की बात करें तो ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और बर्मा क्रमशः 1997 और 1999 में, कंबोडिया शामिल हुए थे। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो इस तरह आसियान में वर्तमान में कुल 10 सदस्य देश हैं, जबकि इसकी स्थापना के समय इसमें कुल 5 मौलिक सदस्य देश थे। अगला प्रश्न है आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ और आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश कौन से थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ था और आसियान जो देश हैं उनके अलावा जापान, चीन और कोरियाई गणतंत्र यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जापान, चीन और कोरियाई गणतंत्र ये आसियान +3 सहयोग के सदस्य देशों में शामिल रहे। अगला प्रश्न है अमेरिका के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। देखिए दोस्तों अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2002 में घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न देशों में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनकी सीमाओं की सुरक्षा में सहायता उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो दोस्तों अगर जो आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और टीटो तथा सुकार्णो इसके मुख्य संस्थापक थे। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य नहीं थे। तो इसमें देखिए फिदेल कास्त्रो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों में नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में नेहरू, नासिर और टीटो का नाम आता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। देखिए अध्याय 2, 3, 4 या 1। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अध्याय 4। देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है इसके चार्टर का अध्याय 4 विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा है। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य राष्ट्र दक्षिणी सूडान बना है और ये 193वां सदस्य है। 193rd सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र का दक्षिणी सूडान और जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान को संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्ष सदस्यता दी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था उसका सदस्य नहीं है। बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और चीन। तो सही उत्तर है चीन दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। और आप जान लीजिए कि बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन
बिम्स्टेक का पूरा नाम है। और 1997 देखिए 1997 के 6 जून 1997 में इसका आरंभ हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और नेपाल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति और मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शंस हैं 1977, 1972, 1975 या 1971। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 1971। और डेट याद रखिएगा दोस्तों, देखिए 9 अगस्त 1971 ये डेट था। 9 अगस्त 1971 को भारत तथा सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय सहयोग, शांति एवं मैत्री संधि के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के पहले भारत की बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई महत्वपूर्ण संधि रही थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित या शांति समझौता? आपको बताना है कि विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो उत्तर है राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों, किसी भी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारिणी रणनीतियों का समूह होती है और इन रणनीतियों का उद्देश्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक हितों को प्राप्त करना होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट ये विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण करता है। अगला देखिए दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? ऑप्शन है रिक्स, एडवर्ड विडनर, फेरेल हेडी या फिर एच वाकर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी एडवर्ड विडनर। दोस्तों, विकास प्रशासन की अवधारणा लोक प्रशासन में 1950 के दशक में प्रकट हुई और इसे विशिष्ट कोटि के लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन की पहली स्पष्ट अवधारणा देने का श्रेय एडवर्ड बीडनर को है, जबकि विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार एक भारतीय अध्येता U.L. गोस्वामी ने अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया था। और बीडनर ने विकास प्रशासन नामक अपनी पुस्तक या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में कहा है कि विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 18, 15, 19 या 20। तो आप जानते हैं ये जो भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या 18 है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और 74वां संविधान संशोधन इसके द्वारा भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख है जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सरपंच के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, क्षेत्र समिति के प्रति या जिलाधिकारी के प्रति? तो सही उत्तर है ग्राम पंचायतें अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और संविधान के अनुच्छेद 243 ग के खंड 1 में उपबंध है कि इस भाग यानी भाग 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, किंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों के संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्यों में एक समान ही होगा। और खंड 2 में ये व्यवस्था है किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा
कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में समस्त पंचायत क्षेत्र में लगभग एक जैसा ही हो। तो ग्राम पंचायत अभी अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पुरुषों और महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन फुलटन कमेटी का है और इंग्लैंड में लॉर्ड फुलटन की अध्यक्षता में 1966 यानी 1966 में एक समिति गठित की गई थी। इसका उद्देश्य सिविल सेवा की संरचना, भर्ती, प्रबंधन, प्रशिक्षण, पदोन्नति की विवेचना और सुझाव देना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1968 में सौंपी और इस समिति में कुल 12 सदस्य थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये है नवीन लोक प्रशासन से संबंधित। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों आप जानते हैं कि नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रोफेसर जॉन सी हनी द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ये वर्ष कब था? तो 1967। याद रखिएगा 1967 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसका नेतृत्व प्रोफेसर जॉन सी हनी ने किया और नवीन लोक प्रशासन के समक्ष चुनौतियों और समाधान की चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता फयोल, तो यहाँ पर देखिए सही है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र एल उर्विक, ये भी सही है। पद सोपान मूने, सही है। और प्रदत्तीकरण फेरल हैडी, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों फेरल हैडी तुलनात्मक लोक प्रशासन जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फेरल हैडी संबंधित है, ये प्रदत्तीकरण से संबंधित नहीं है। जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो प्रशासन की भाषा में इसे प्रदत्तीकरण कहा जाता है। प्रदत्तीकरण संबंध और संगठन की महत्वपूर्ण कुंजी है जिसको आप डेलीगेशन कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए चुनावी व्यवस्था, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में है। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं जो हैं ये अनुच्छेद 308 से 323 में वर्णित हैं। पंचायतों का प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं अनुच्छेद 124 से 147 में वर्णित हैं। तो सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों में प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ड्वाइट वाल्डो यानी ऑप्शन सी डी वाल्डो ने। दोस्तों अगर आप देखें तो आप जान पाएंगे कि ड्वाइट वाल्डो जो है लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारकों में वुड्रो विल्सन, एल उर्विक, ग्रिफिथ, बियर्ड और बिलोबी हैं। लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारकों में आर्वटीड और ग्लैडन, इसके अलावा डॉक्टर एम.पी. शर्मा। लोक प्रशासन को कला और विज्ञान दोनों मानने वाले विचारकों में चार्ल्स वर्थ का नाम आता है। अगला प्रश्न है किसने निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था? तो उत्तर है दोस्तों बुद्धिमंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी नए विचारों को पैदा करने का दृष्टिकोण है। इसको एलेक्स एफ ऑसबर्न ने विकसित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास एफ ऑसबर्न के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य किसका है? मुख्य कार्यकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी या मानव संसाधन प्रबंधन? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रशासनिक नीति को मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
नीति निर्धारण कार्य के समय आवश्यक सूचनाएं और तथ्य तथा नीतिपरक निर्णय देना, अधीनस्थ कार्यों की देखरेख करना, प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखना इत्यादि कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? हिल्डन, एल वालास, हेनरी फेयोल या लूथर गुलिक ने। तो सही उत्तर है विभागीय संगठन के 4 आधार, जिनको हम 4P कहते हैं। इसमें पर्पज यानी उद्देश्य, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्ति और प्लेस यानी 4P जो संगठन के 4 आधार हैं, इनका विचार लूथर गुलिक ने दिया था, याद रखिएगा। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के 4 आधारों का वर्णन किया है, जिसमें 4P आते हैं, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है मैरी पार्कर फोलेट। दोस्तों, मैरी पार्कर फोलेट सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार के विचार को प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट और क्रिएटिव एक्सपीरियंस में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में कामगार की भागीदारी जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? देखिए, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत जो है, ये दोस्तों सरकारी अनुदान है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान और 243 आई के आधार पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य द्वारा प्राप्त अनुदान, ये पंचायती राज संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में निर्वाचन व्यवस्था दिया गया है और सूची 2 में देश दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये भारत और ब्रिटेन में प्रचलित है। 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम ये मिस्र में है। लिस्ट सिस्टम यानी सूची प्रणाली ब्राज़ील में और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आयरलैंड में। तो सीधे सीधे एक का पहला, दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो 1 2 3 4 आपका सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है? ऑप्शंस हैं आपके, देखिए, स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार या राष्ट्रपति के भाषण। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वस्थ जनमत के निर्माण में स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, राष्ट्रपति के भाषण ये जो है सहायक तत्व हैं, जबकि सांप्रदायिक प्रचार प्रसार ये स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है। चुनाव के समय में या फिर देखिए सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, तुष्टीकरण की नीति, धन बल और बाहुबल का प्रयोग स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है, जबकि स्वस्थ जनमत एक प्रगतिशील और गत्यात्मक लोकतंत्र का आधार है। अगला प्रश्न है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कि आपसे इसमें देखिए पूछा गया है कि आमंड और पावल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में और आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। संस्थात्मक दबाव समूह, संवैधानिक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह या असमुदायात्मक दबाव समूह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, असमुदायात्मक दबाव समूह आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए ये दोस्तों ऑप्शन बी इसका संवैधानिक दबाव समूह जो है ये शामिल नहीं है। देखिए
संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह और चमत्कारिक दबाव समूह, ये जो है आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों में शामिल हैं। और ये सभी संगठन उसमें शामिल किए जा सकते हैं जिनके व्यवहार के विषय में पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी है, देखिए स्टैशियोलॉजी। स्टैशियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों का, पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन स्टैशियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, इस शाखा में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को शुरू करने, निर्देशन और प्रबंधन करने में राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका की जांच करने का प्रयास किया जाता है। और इसका सबसे पहले विधिवत प्रयोग मॉरिस डुवर्जर ने 1954 में किया था। अगला प्रश्न है, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ नहीं। ऑप्शंस देख लीजिए, लॉयड रुडोल्फ, मॉरिस जोन्स, एम.एन. श्रीनिवास या रजनी कोठारी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया में कहा है कि जो जातिवाद है वो जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ नहीं है, और जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वो जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ नहीं है। ये रजनी कोठारी का जो है कथन है और इनकी पुस्तक है कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। इसका कारण क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं, जबकि मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया और आज़ादी के बाद भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सामान्य जीके और जीएस का भी प्रश्न है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति वी गिरि थे और वाराह वेंकट गिरि ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव के दूसरे चक्र की गणना से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लक्षद्वीप? तो सही उत्तर है दिल्ली। देखिए दोस्तों, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है और ये 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था। और देख लीजिए ये ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है संविधान का अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा यानी दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफ़ी दे सकता है। और ऐसे मामले हैं जिसमें राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश राज्य में, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर सर्वाधिक लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए होता समिति का संबंध सिविल सेवा में सुधार से है। संथानम समिति जो 1962 की है, भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित है।
सरकारिया आयोग आप जानते भी हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, और यशपाल समिति उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4। देखते हैं 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल में किस आयोग को भंग कर दिया है? अल्पसंख्यक आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, योजना आयोग या चुनाव आयोग? तो सही उत्तर क्या है? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। दोस्तों प्लानिंग कमीशन जो है ये समाप्त हो गया है, योजना आयोग, और भारत सरकार ने योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया है, और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी ऋण, डाकघर बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार या कृषि आय पर कर? तो सही उत्तर है कृषि आय पर कर संघ सूची का विषय नहीं है। जबकि दोस्तों डाकघर, विदेशी ऋण, अंतर्राज्यीय व्यापार ये सब संघ सूची के विषय हैं, और भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण समस्त विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विदेशी ऋण, डाकघर, बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार ये सभी संघ सूची के विषयों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघीय व्यवस्था। दोस्तों संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन का रूप देखने को मिलता है, जिसमें एक संघ स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो आप जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही निर्धारित किया गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का समूह होगा। तो ये है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का समूह घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकलने के बाद किस रूप में आ गया है? तो आप जानते हैं कानूनी अधिकार के रूप में। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1976 था। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 42वां 1976 का है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर आर्टिकल 300A यानी 300 के तहत एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो सही उत्तर है प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना या उद्देशिका इसको संविधान का आत्मा कहा जाता है, और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है। जबकि एक प्रश्न यहाँ और भी दर्शनीय है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दोस्तों का संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जबकि सामान्य रूप से पूछा जाए तो आप बताएंगे कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सबसे पहले प्रश्न कब उठा था? देखिए ऑप्शन हैं, चंपकम दोरई बनाम मद्रास राज्य में, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान में, या बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल में? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद में। और 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोरई राजनवाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष सबसे पहले ये प्रश्न आया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाए? तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने ये निश्चित किया कि ऐसी स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अभिभावी होंगे,
क्योंकि अनुच्छेद 37 द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अप्रवर्तनीय घोषित किया गया है, जिसे लागू कराने के लिए न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अधीन समुचित लेख अथवा निर्देश जारी कर सकते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय अधिकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है, कहाँ पर आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये दोस्तों अनुच्छेद 50 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अनुच्छेद 50 में ये वर्णित है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क नामक केवल एक अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और भारतीय संविधान में आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तो ये है दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, और अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में ये वर्णित है कि राज्य का ये दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों के प्रति आदर भाव बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 50, 51, 52 या 53। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 51, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन नागरिकता यानी सिटीजनशिप के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो ये है भारत की संसद यानी पार्लियामेंट। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि संसद को ये अधिकार है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। तो इस तरह संसद दोस्तों नागरिकता के अर्जन के शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम प्राधिकृत है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है। इसमें देखिए विचारक हैं फाइनर, जेनिंग्स, वीयर या स्ट्रांग। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेनिंग्स। दोस्तों आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला एक संघ शासन कहा है, जबकि केसी वीयर इसे अर्ध संघात्मक संविधान कहते हैं। भारत का मुख्यतः केसी वीयर इसे एकात्मक राज्य कहते हैं, जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है, और वीयर का ये भी कहना है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक यानी क्वासी फेडरल के रूप में परिभाषित किया है। तो आप जानते हैं ये हैं केसी वीयर। केसी वीयर दोस्तों भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो सही उत्तर है ये है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और इसमें वो शर्तें बताई गई हैं कि कब किसी विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो ये है 326, 3 दूनी 6 यानी अनुच्छेद 326। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, और इसमें ये वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वो निर्वाचन में मत देने के अधिकारी हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें संविधान की अनुसूची और उनके विषयों से आपको सम्मिलित करना है, यानी इनको मैच कराना है। आप देखिए दोस्तों कि तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये शपथ यानी प्रतिज्ञान से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। छठवीं अनुसूची, देखिए छठवीं अनुसूची का संबंध जनजाति क्षेत्रों के प्रावधानों से है और 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो 2, 3, 4 और 1 आपका सही सुमेलित हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी सही उत्तर है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा, ये आपका सही है। वो अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, ये नहीं। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी सही नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है, तो ये भी सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद 76 से 88 का जो प्रावधान है और इसमें संविधान में इसको विशेष स्थान दिया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं? तो आप में से कई साथी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? द ओरियन, आर्कटिक होम इन बेदाज, गीता रहस्य और लाइफ डिवाइन। तो सही उत्तर है लाइफ डिवाइन बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक नहीं है, ये अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। जबकि द ओरियन, आर्कटिक होम इन बेदाज और गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई? देखिए 349, 389, 450 या 545। तो सही उत्तर है 389 ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। और इस योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी। अगला प्रश्न एक कथन है, महत्वपूर्ण है। पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जाग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। ये वक्तव्य किसका है? तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों ये कथन एनी बेसेंट का है कि पहरा देने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार यानी होली फैमिली और दर्शन की दरिद्रता यानी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी पुस्तकें जो आपने ऊपर ABC ऑप्शंस में देखा है, ये सभी पुस्तकें मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। और मार्क्स की महत्वपूर्ण कृति आप जानते हैं कि दास कैपिटल है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें आपके अभिजनवादी विचारक और उनके विचारों का मिलान करना है। विल्फ्रेडो परेटो शासकीय और गैर शासकीय अभिजन, इसका जो है संबंध है। गिटानो मोस्का
ये संगठन की क्षमता से संबंधित हैं। रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र का लौह नियम और मैक्स वेबर राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा, और इसमें इन्होंने कानूनी और राजनीतिक सत्ता, इसके अलावा परंपरागत सत्ता और चमत्कारिक सत्ता आदि की बात की है। और इसके अलावा मैक्स वेबर का संबंध राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा से है। तो देखिए 2, 3, 1 और 4 ऑप्शंस देखते हैं। 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इकबाल नारायण, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स या डी बसु। तो सही उत्तर है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी की पुस्तक है और ये 1970 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत में जो है भारतीय राजनीति में जाति, ये पुस्तक रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। टीजीटी, पीजीटी के अलावा ये प्रैक्टिस सेट एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। ये प्रैक्टिस सेट आपके रिवीजन के लिए और तैयारी की दृष्टि से, साथ ही साथ आपके मूल्यांकन या स्वमूल्यांकन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।